हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, कॉस्ट मैनेजमेंट की सीरीज़ में हम पिछले दो वीडियो से एबीसी कॉस्टिंग, दैट इज़ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और हमने ये केस स्टडी लिया था जिसको हम सॉल्व कर रहे थे। तो इसका एक पार्ट तो हमने कर लिया जिसमें प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट के बेसिस पे हमने वॉल्व ए और वॉल्व बी की कॉस्टिंग करी। और उससे फिर हमें प्राइस पता है वॉल्व ए और वॉल्व बी का मार्केट में, तो उससे हमें प्रॉफिट मार्जिन पता चल गया था वॉल्व ए और वॉल्व बी का। लेकिन उससे कहीं पे भी हमको वो इंसाइट नहीं मिल पाई, उसका क्लियर आंसर नहीं मिल पाया कि भाई जो सेल्स डिपार्टमेंट बोल रहा है कि वॉल्व ए अंडर प्राइस्ड है और वॉल्व बी ओवर प्राइस्ड है, तो वॉल्व ए अगर अंडर प्राइस होता तो उसका प्रॉफिट मार्जिन कम होना चाहिए था। बट मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है 21% का। तो और अगर वॉल भी ओवर प्राइस्ड है तो उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा आना चाहिए था, लेकिन ये तो 17% ही आ रहा है। तो जो बहुत कम नहीं है लेकिन ऐसा कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो प्री डिटरमाइंड ओवर हेड रेट के बेसिस पे मुझे कुछ बहुत ज़्यादा इंसाइट नहीं मिल रही है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि मैं फिर एक्टिविटी बेस्ड, चूँकि मैं स्किल साधना टीम को बिलोंग करता हूँ, उनसे जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं बहुत थॉरो हूँ, बहुत मेरी एनालिसिस डिटेल्ड होती है। तो अब मैं जो है वो एबीसी कॉस्टिंग करूँगा कि उससे हो सकता है मुझे इंसाइट मिले। तो मैं जाता हूँ और मैं प्रमोटर के पास जाता हूँ, क्योंकि मैं स्किल साधना टीम से बिलोंग करता हूँ और वो मुझे ट्रस्ट करते हैं कि ये अच्छा काम करेंगे। तो मैं जो भी उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट मान ली जाती है। तो मैं बोलता हूँ कि मुझे फाइनेंस और ऑपरेशंस डिपार्टमेंट की एक इंटरडिसिप्लिनरी टीम चाहिए, और उस टीम को मैं लीड करूँगा और उनके हेल्प से मैं फिर आगे का अपना एनालिसिस करूँगा। तो आपको एक टीम मिल जाती है। तो सबसे पहला आप काम क्या करते हैं कि आप जो है, आपको ओवरहेड टोटल पता है 750 लाख, 7.5 करोड़ का। तो अभी आप देखते हैं कि ये ओवरहेड जो है 7.5 करोड़ का, इसकी कितनी कैटेगरीज है, कितने अलग अलग डिस्टिंक्ट कैटेगरीज में ये ओवरहेड कॉस्ट जो है वो कंज्यूम हो रहा है। तो आप ये जो डिस्टिंक्ट कैटेगरीज बनाते हैं उसको एक्टिविटी कॉस्ट पूल भी हम बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये कैटेगरीज हैं प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन। इसके अंदर क्या आइटम होगा कि भाई आप जितना ज़्यादा प्रोक्योरमेंट करोगे, जितना ज़्यादा रॉ मटेरियल खरीदोगे या इंटरमीडिएट गुड्स खरीदोगे, उतनी ज़्यादा आपका जो है टेंडरिंग कॉस्ट होगा, उतना ज़्यादा आपका कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट कॉस्ट होगा, उतना ज़्यादा आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा, उतना ज़्यादा आपका जो है अनलोडिंग लोडिंग का कॉस्ट होगा, उतना ज़्यादा आपका जो है स्टोरेज वेयर हाउस वगैरह का कॉस्ट होगा। ठीक है। तो ये कैटेगरी होगी। दूसरी कैटेगरी इंजीनियरिंग डिजाइन होगी। तो बहुत सारी आप देखेंगे कि अगर आपकी कंपनी 5 प्रोडक्ट बना रही है तो जनरली इंजीनियरिंग जो है वो सेंट्रलाइज होती है। लेकिन अगर ऐसा है कि आपके हर एक प्रोडक्ट के लिए एक अलग डेडिकेटेड इंजीनियरिंग टीम है, तो फिर जो इंजीनियरिंग की कॉस्ट होगी वो डायरेक्ट कॉस्ट में गिनी जाएगी। बट यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में इंजीनियरिंग वो शेयर्ड सर्विस है, एक शेयर्ड कॉस्ट है, तो इसलिए इंजीनियरिंग डिज़ाइन एक कैटेगरी होगी। और उसके बाद जो है मशीन सेटअप, एवरी टाइम मेरा प्रोडक्शन का रन होता है तो मुझे अपनी मशीन को सेटअप करना पड़ता है। फिर मशीन का मेंटेनेंस आफ्टर एवरी टाइम, जैसे हमारी गाड़ी होती है कि भाई इतने किलोमीटर चल चुकी है तो या इतने टाइम हो चुके हैं तो उसकी मेंटेनेंस करानी है, उसी तरीके से मशीन भी जितनी ज़्यादा चलेगी तो उसकी मेंटेनेंस होगी। फिर प्लांट डिप्रिसिएशन, इंश्योरेंस एंड टैक्स और अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, जो इन सब कैटेगरी में नहीं आ पाया उसको हमने अदर्स में डाल दिया। तो ये हमने 6-7 कैटेगरी बना ली। तो ये तो इस एग्जाम्पल के लिए ये कैटेगरी है। आप अपने एग्जाम्पल जो आप कोई और प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम में भी आपको देखना है कि जो टोटल ओवरहेड है वो उसकी मेन कैटेगरीज क्या है। ठीक है। तो अब इस कैटेगरी को हम एक्टिविटी कॉस्ट पूल भी बोल रहे हैं, क्योंकि एक कैटेगरी में कई सारी एक्टिविटीज होंगी। जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया था ना, प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन में कितनी सारी एक्टिविटीज है, उसी तरीके से इंजीनियरिंग डिजाइन में भी होगी कि इंजीनियरिंग डिजाइन में कुछ हो सकता है कि मैकेनिकल पाइपिंग की अलग हो, मैकेनिकल सिस्टम डिजाइन की अलग हो, इलेक्ट्रिकल सिस्टम इंजीनियरिंग की अलग हो, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मोटर डिज़ाइन की अलग टीम हो, फिर ड्राफ्टमैन अलग होंगे। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी इंजीनियरिंग में भी। ऐसा नहीं है कि केवल एक सिंगल इंजीनियर ही सारी इंजीनियरिंग कर देगा। तो ये जब आपने कैटेगरी बना ली तो उसके बाद हर एक कैटेगरी में टोटल कितना कॉस्ट कंज्यूम हुआ फिर आपको ये रिकॉर्ड करना है। तो ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया कि प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन में ₹150 लाख का खर्चा हुआ है। और जब सारी कैटेगरीज का मैं सम करूंगा तो ये 750
लाख आ जाएगा, है ना, जो कि मेरे टोटल ओवरहेड के बराबर है साल भर में। तो ये स्टेप नंबर 1 हुआ। स्टेप नंबर 1 एबीसी कॉस्टिंग का क्या हुआ कि आपका जो टोटल ओवरहेड है उसकी आपको मेन कैटेगरीज डिफाइन करनी है, और हर कैटेगरी में कितना पैसा लगा, कितना कॉस्ट आया, वो आपको रिकॉर्ड करना है। अब आइए स्टेप 2 पे। स्टेप 2 पे हम क्या करते हैं कि जो मेरी हर कैटेगरी है उस कैटेगरी का कॉस्ट ड्राइवर क्या है। अब कॉस्ट ड्राइवर क्या चीज़ होती है? कॉस्ट ड्राइवर मतलब कि वो कौन सा ड्राइवर है जिसकी वजह से जो है वो जितना ज़्यादा हो मेरे मेरी मेरी कैटेगरी में उतनी ज़्यादा ओवरहेड की कॉस्ट है। जैसे एग्जांपल देखते हैं रॉ मटेरियल कॉस्ट। अब मैं जितना ज़्यादा रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट गुड्स मैं जितना ज़्यादा खरीदूंगा उतना ज़्यादा मेरा प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन कॉस्ट आएगा, है ना। मैं जितना ज़्यादा मेरी मशीन चलेगी उतना ज़्यादा मेरा मशीन मेंटेनेंस का कॉस्ट आएगा, ठीक है। प्लांट डिप्रिशिएशन, इंश्योरेंस, टैक्स, ये एक अलग कैटेगरी भी हमने बनाई थी। अलग कैटेगरी इसलिए बनाई थी क्योंकि आपको पता है कि मैंने पूरी फैक्ट्री का डिप्रिसिएशन लूंगा, फैक्ट्री की जो बिल्डिंग है, क्योंकि लैंड तो नॉन डिप्रिशिएटिंग असेट है, लेकिन जो फैक्ट्री की बिल्डिंग है, स्टील स्ट्रक्चर है, बाकी और कोई आरसीसी का स्ट्रक्चर है, तो बिल्डिंग है, डिफरेंट सारे इक्विपमेंट्स हैं, तो उनका जो डिप्रिसिएशन है, फिर मैंने पूरी फैक्ट्री का, प्लांट का इंश्योरेंस कराया हुआ है, फिर जो टैक्स है, तो ये सारी चीज़ जो है वो पूरा सारे प्रोडक्ट्स शेयर कर रहे हैं, इसीलिए इसकी एक अलग कैटेगरी बनी। अब ये इसका कॉस्ट ड्राइवर जो है ना, ये कोई कई बार ऐसा हो सकता है कि आपकी जो कैटेगरी बनी उसका कोई एक डिस्टिंक्ट कॉस्ट ड्राइवर ना हो, तो इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई अगर मेरी मशीन जितनी ज़्यादा चलेगी उतना ज़्यादा डिप्रिसिएशन होगा, है ना, या फिर जो है उतनी मेरी मशीन जितनी ज़्यादा चलेगी, चांसेस ऐसा है कि मतलब एक्सीडेंट या कुछ मिसहैप होने के उतने ज़्यादा चांसेस हैं, तो इंश्योरेंस को भी हम उससे लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसलिए हमने बहुत डायरेक्ट कोई कॉस्ट ड्राइवर नहीं मिला, तो एक जो रेलेवेंट कॉस्ट ड्राइवर, जो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट कॉस्ट ड्राइवर दिख रहा है वो है मशीन आवर्स, कि कितने घंटे मेरी मशीन चली। तो आपको हर कैटेगरी के लिए एक रेलेवेंट कॉस्ट ड्राइवर ढूंढना है कि वो कॉस्ट ड्राइवर जितना ज़्यादा होगा आपका उस कैटेगरी में ओवरहेड कॉस्ट उतना ज़्यादा आएगा। तो ये मैंने कर लिया, कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई कर लिया हर कैटेगरी के लिए। अब ये सबसे लास्ट वाले कॉलम में क्या है कि वो कॉस्ट ड्राइवर का टोटल अमाउंट क्या है, मतलब कि पूरे साल भर में मैंने रॉ मटेरियल कॉस्ट कितना कितना आया, कितना रॉ मटेरियल मैंने खरीदा, पूरे साल भर में मेरी मशीन कितने घंटे चली, तो कॉस्ट ड्राइवर का टोटल अमाउंट कितना है। वो मशीन आवर में हो सकता है, वो इंजीनियरिंग मैन आवर में हो सकता है, वो रॉ मटेरियल कॉस्ट में हो सकता है, ठीक है, वो मैंने नोट डाउन कर लिया। तो स्टेप 2 क्या हुआ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का? जो स्टेप 2 हुआ वो ये है कि जो मेरी कैटेगरी है, स्टेप 1 में मैंने ओवरहेड, टोटल ओवरहेड कॉस्ट की कैटेगरीज डिफाइन कर ली। स्टेप 2 में हर कैटेगरी के लिए मैंने कॉस्ट ड्राइवर डिफाइन किया, और उस कॉस्ट ड्राइवर का टोटल कितना कंजम्पशन हुआ वो मैंने डिफाइन कर लिया। और ये टाइम पीरियड मेरा क्या है, यहाँ पे मैं 1 ईयर ले रहा हूँ, क्योंकि 1 ईयर अकाउंटिंग पीरियड होता है, मार्च टू मार्च। अगर आपका अकाउंटिंग पीरियड मान लीजिए हर 6 मंथली या क्वार्टरली आप ये एबीसी कॉस्टिंग करते हैं या एक ओवरहेड एलोकेशन करते हैं, तो ये आपका पीरियड जो है 1 साल के बजाय 1 क्वार्टर या 6 मंथली हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब दोस्तों एक और आइटम बचा हुआ है ना, जो स्टेप 3 है। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं कि जो हम एक्टिविटी कॉस्ट पूल रेट निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे कि मेरा प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन का कॉस्ट है 150 लाख, और मेरा जो है रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो टोटल है 750 लाख। तो यहाँ से मैंने जो है 150 बाई 750 किया, तो मैंने ये देख लिया कि मेरा प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन जो है वो 20% ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट है। तो यहाँ पे यूनिट मेरी परसेंटेज ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट हो गई। इंजीनियरिंग डिजाइन के लिए क्या हुआ, इंजीनियरिंग डिजाइन में मेरा जो है टोटल ओवरहेड कॉस्ट था 75 लाख रुपीज, और कितने मैन आवर थे, 3000 मैन आवर। तो मैंने 75 लाख को 3000 से डिवाइड कर दिया, तो 75 लाख डिवाइडेड बाई 3000 इज इक्वल टू 2500 रुपीज पर आवर, मतलब पर आवर पर मैन आवर जो है मेरा 2500 रुपीज का कॉस्ट लग रहा है। सिमिलरली मशीन मेंटेनेंस में मैंने क्या किया, मशीन मेंटेनेंस का कॉस्ट कितना था, 70 to 25 लाख रुपीज।
तो 225 और कितने मशीन आवर कितने थे 7500, तो 225 लाख डिवाइडेड बाई 7500 मैंने किया तो ये 3000 रुपीज पर आवर आ गया। तो इसी तरीके से मैंने जो है ये रेट डिफाइन कर दिया, हर कॉस्ट ड्राइवर का जो है मैंने रेट डिफाइन कर लिया। ठीक है, तो दोस्तों अब जब हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, जब अगले वीडियो में हम आएंगे तो हम फाइनली इसको देखेंगे कि अब हमारा इंस्टेड ऑफ जो पहले वीडियो में ओवरहेड रेट हमारा एक प्री डिटरमाइंड होता था, अब ये मैंने साइंटिफिकली एक डिटेल्ड में एक रेट कैलकुलेट कर लिया है। अब इसके बेसिस पे हम कॉस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।